तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बताएं ये थर्ड ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। जो कि इस चैप्टर को आप जब 11th-12th में थे तो वहाँ भी आपको समझ में नहीं आया था होगा। हम जहाँ तक हमें लगता है आपको अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो मोल से शुरू होता है। जब हम लोग 11th की शुरुआत में सीखते हैं, इसकी शुरुआत मोल नामक शब्द जो है पहली बार क्लास 9th में सुनते हैं। फिर उसके बाद 11th में मुलाकात होता है और ये मोल जो है पूरे समय तक चलता रहता है। फिर उसके बाद 12th में जब आते हैं तो उसका नाम हम लोग सॉल्यूशन में सुनते हैं। ठीक है। अक्सर ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस सॉल्यूशन को जितना आसान तरीका हो सकेगा उतने आसान तरीके से इस चैप्टर को हम समाप्त करने की और कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भी जैसा होगा। ठीक है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इस चैप्टर में कंसेप्ट के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत बड़े बड़े हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो अभी तक आपने 12th की जो सॉल्यूशन पढ़ा था उससे के कुछ कंसेप्ट तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, पर चूंकि आपको ही पता है कि हम ग्रेजुएशन में आ चुके हैं और ग्रेजुएशन में क्या होता है कि इसके कंसेप्ट के जो पैटर्न होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। कंसेप्ट का पैटर्न कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा सिलेबस को और ब्रॉड कर दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। इसमें आपको पहले हम जो सोल्यूशन पढ़ते थे तो उसमें हम लोग जनरल सोल्यूशन पढ़ते थे। मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन पढ़ते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। मैं आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे नियम सीखने को मिलता है, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कुछ चीज़ें निकाली जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ चीज़ें निकाली जाएगी और केमिकल काइनेटिक्स से भी कुछ चीज़ें निकालकर इस सॉल्यूशन में एंट्री की जाएगी। तो अभी आपको पहले बताएं कि अब जो है हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पर आ गए और ग्रेजुएशन लेवल पर जो होता है सिलेबस जो होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ब्रॉड सिलेबस हो जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से जो हमने आपको क्या कहते हैं 12th में सीख चुके हैं उस चीज़ों को उससे थोड़ा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कंसेप्ट 12th का क्लियर नहीं है तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि एकदम आराम से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा स्पीड देकर नहीं, लेकिन मॉडरेट स्पीड में, आप वो काफ़ी धीमा भी नहीं चल सकते और काफ़ी तेज भी नहीं सकते, एक मॉडरेट स्पीड में हम सॉल्यूशन पढ़ाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारे कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से कवर करा सके। ठीक है। कंसेप्ट में अगर आपको जहां दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया तो हम 5-7 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना के भी हम अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है। अच्छा आएगा लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। क्योंकि वीडियो आप कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंट ही हमारे लिए जो होता है वह एक प्रेरणादायक, मतलब कहते हैं ना कि प्रेरणादायक, मतलब आपसे एक प्रेरणा मिलता है कि हाँ हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप क्लासरूम में रहते हैं तो बताते हैं सर यहाँ दिक्कत हो रही है, ये सब, लेकिन वीडियो लेक्चर में हमें लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही है तो हम एक सिंपल वे में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला टर्म हम लोग सीखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या सीखना हम लोग को, सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं वह है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे उसमें हम लोग 2-3 टर्म सीखेंगे। सबसे पहला जो होता है वह टर्म आता है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। पहला डेफिनेशन तो कहते हैं कि आप एक काम करो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, those reactive amount can be varied up to certain limits। क्या चीज है कि solution is a homogeneous mixture of two or more non-reactive components, those relative amounts can be varied up to certain limits। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि
होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है? कि खास करके हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। तो खास करके हम लोग सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर इसीलिए कहते हैं कि हम इसे आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। हेट्रोजीनियस अगर मिक्सचर होता है तो हम लोग उसको मिश्रण में लेके जाते हैं, ठीक है। तो खास करके हम लोग जो भी स्टडी करते हैं सॉल्यूशन का, तो खास करके हम लोग सीखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर हो, और होमोजीनियस मिक्सचर में रिएक्टिंग हमारे पास होती है वो नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स इसलिए कहा जाता है कि वो रिएक्शन कर लेगा तो एक नए तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। हम लोग जनरली आपस में मिलाकर एक नए सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जैसे सी वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, या अल्कोहल, शराब में पानी मिला दो। ये जनरली खास करके जब हम लोग कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो मिलाने में हमारे पास दो लोग होते हैं, एक जो होता है जिसको मिलाया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसमें मिलाया जाता है। दो बातें ध्यान रखेंगे, एक जिसको मिलाया जाता है और दूसरा जिसमें मिलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो जिसको मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट और एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, ठीक है। देखो हिंदी में बोलते हैं इसको विलय और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे विलायक, ठीक है। अब जो विलय होता है मतलब क्या होता है? विलय मतलब होता है विला जाना। अंग्रेजी में हम लोग गांव में कहते हैं बिला जाना, मतलब खो जाना। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग खो जाना। जब खो जाना मतलब क्या? भुला जाना। जो खो जाता है वह जो होता है वो विलय होता है, और जिसके अंदर खो जाता है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, यानी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, एक्सेप्ट कुछ केसों में। अगर जनरल सिंपल सॉल्यूशन बनाना है, ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी तरह की कोई हीट इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उस कंडीशन में खास करके सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। लेकिन अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर ऐसी कंडीशन में अगर मिक्सचर तैयार करना है तो वहां पे थोड़ी सी हीट की भी जरूरत पड़ जाती है। ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट की जरूरत पड़े, वहां हीट की जरूरत नहीं भी पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब आप शराब में पानी मिलाओ या पानी में शराब मिलाओ, अब शराब पीने वाले दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक लोग क्या करते हैं कि थोड़े से शराब लेते हैं और उसमें भर गिलास पानी लेते हैं, और दो लोग होते हैं जो ज्यादा से शराब लेते हैं थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। अब दोनों के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनेशन बदल जाएगी, क्वांटिटी बदल जाएगी, नॉट डिफिनेशन, क्वांटिटी बदल जाएगी। तो यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास जो सी वाटर हो या अल्कोहल वाटर होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास सोल्यूशन तैयार हम लोग करते हैं, अब मान लो कि शुगर, अब आप घर में, आपके घर में चाशनी बनता होगा, चाशनी बनता है तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे जब चीनी की मात्रा जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा जो है कम होती है। आपके घर में दो चीज़ें बनता होगा चीनी के, एक शरबत बनाया जाता है और एक आपके घर में चाशनी बनाया जाता होगा। जब शरबत बनाते हैं तो वहां पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और चीनी की क्वांटिटी कम होती है, तो उसको हम आसानी से फेंट के घुला कर शरबत बना लेते हैं। तो वहां पे शुगर भी जो होता है वो सॉल्यूट होता है और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन घर में जब चाशनी बनाते हैं, जब जलेबी बनाने के लिए, रसगुल्ला का रस बनाने के लिए या विभिन्न तरह की जब सोल्यूशन को बनाते हैं, वहां पे जब हम देखते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को ज़्यादा की जाती है और पानी की क्वांटिटी कम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, हमने कहा कि जो आपने कहोगे अरे सर जी आपने तो कहा था कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, इसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, ऐसा नहीं है। हमने तो दूसरा टर्म भी बोला कि जो घुल जाता है, तो चीनी घुलता है और पानी घुलाता है, तो चीनी घुलता है, पानी घुलाता है, तो जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है, जो घुलाता है वो सॉल्वेंट होता है। क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्यूट की, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप देखे होंगे कि जब चाशनी बनाते हैं
तो चाशनी बनाने के दौरान जब हम चीनी और पानी को, चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं और पानी की क्वांटिटी कम डालते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर हम आग लगाते हैं, हीट करते हैं, तब जाके वो चाशनी बनता है। और आप एक चीज़ को बड़े गौर से देखे होंगे कि अगर वो फिर से जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है कि एज ए सॉलिड स्टेट में आने लगता है। अगर उसमें आप नींबू ना डालो या विभिन्न तरह की जो ऐसे चीज़ें जो कि उसको जमाने की क्वालिटी को ना रखे, तो वो जो होता है उसमें जब तक आप वो जमेगा ना, उस सिस्टम को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा अक्सर जो होते हैं उस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट इसी पर आता है। ठीक है, अब जो हमारे पास सॉल्यूट जो और कंसेप्ट का आया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक, इसके बाद चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सीधा लौट कर, इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधा लौट कर आते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसेप्शन या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। डालो मेथड ऑफ expressing the method of expressing the concentration of a solution, concentration of a solution। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक एक करके टर्म डिफाइन करेंगे। पहले हम कुछ टर्म डिफाइन आज कर देंगे, फिर अगले क्लास में या अभी आज मौका मिल जाएगा तो उस क्लास में आपको न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल कराने के बाद आपको हम कुछ न्यूमेरिकल घर से बनाने के लिए देंगे, आप उसे बनाइएगा। ठीक है, हम बनाने के बाद, हम क्वेश्चन देने के बाद उसमें हम आंसर भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, आंसर मेंशन कर देंगे, आप उसे सॉल्व करके जरूर उसको चेक करिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप लेक्चर के लास्ट में हमेशा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम अगले क्लास में जो होगा हम लेक्चर के शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी यहाँ करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर सॉल्यूशन का बहुत सारा क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हर कंसेप्ट पर एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हेडिंग डालो परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास पहला टॉपिक है। देखो, it is defined as the amount of solute, it is defined the amount of solute in gram present in 100 gram of the solution, present in 100 gram of the solution, 100 gram of the solution। तो यहां से फॉर्मूला होता है परसेंट बाय मास। क्या होता है? परसेंट बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर एक टर्म दिया जाए कि अगर 5%, अगर टर्म देखे 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन द वाटर। अगर आपके क्वेश्चन में टर्म रहे तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 ग्राम जो है वो क्या है? NaCl है। जहां 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl या 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है कि 5 ग्राम जो है NaCl है, जो बच गया 95 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम की बात हो ही रही है। तो 100 ग्राम में 5 ग्राम जो होगा, ये 5% सॉल्यूशन है NaCl का, तो बचा किसका होगा? 95% जो होगा वो वाटर होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं वो किसका तैयार कर रहे हैं? वाटर और NaCl का, नमक का। तो इसमें 5% जो है वो NaCl है, तो जो बच गया वो 95% क्या है?
वाटर है। और डिफाइन करता है कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन का जो ग्राम है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो 5% अगर NaCl है, इसका मतलब कि 5 ग्राम NaCl है, मतलब कि जो बचा हुआ 95 ग्राम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तभी तो दोनों मिलकर 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन करते समय छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे कि इन द सॉल्यूशन, इफ इन द सॉल्यूशन हैविंग कंटेनिंग द 5% ऑफ द NaCl या ग्लूकोज इन द वाटर सॉल्यूशन, तो जहां 5% अब जो बोल दिया इसका मतलब कि 5 ग्राम जो है वो ग्लूकोज या NaCl है जो दिए गए सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको आप पहले बना लीजिए, फिर समझने के लिए आपको हम एग्जाम्पल भी दे दिए। क्लियर हो गया? अब दूसरा लिखो, परसेंट बाई परसेंटेज ऑफ या परसेंट बाई वॉल्यूम। जो मास लिखा गया, अब जो है परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो उसमें जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट इन ग्राम, अगर ध्यान रखें मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये परसेंट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां पे परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम, और एक क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, वहां पे क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, यहाँ डाटा जो भी होगा वह सेंटीमीटर क्यूब में होता है जो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ध्यान रखेंगे, तो कहा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अगर सॉलिड है, सॉल्यूट है, तो ग्राम में निकालेंगे। ठीक है, तो इफ सॉलिड इन ग्राम, और वॉल्यूम इन किस में, अगर लिक्विड है तो सेंटीमीटर क्यूब में। किस में, अगर वो लिक्विड, अगर सॉल्यूट किस में हो, सॉलिड स्टेट में हो तो ग्राम में लेंगे। अगर वह क्या होगा, लिक्विड होगा तो किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलेंगे। ठीक है, तो डाटा जब भी निकालेंगे तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना ग्राम में कितना हमारे पास सोडियम, या अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन दिया जाए कि 5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मतलब अगर वहीं पर फिर से बोले कि 5% सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इन द सॉल्यूशन। ये जो 5% NaCl का मतलब हो गया कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें 5 ग्राम जो है वह NaCl प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें, 100 cc ऑफ द सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? इस तरह से अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर कहा जाए कि 5% ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH प्रेजेंट इन वाटर सॉल्यूशन, 5% एथिल अल्कोहल ऑफ वाटर सॉल्यूशन, तो ऐसे कंडीशन का मतलब क्या करेंगे कि यहां पे बोलेंगे कि 5 cc ऑफ एथिल अल्कोहल प्रेजेंट इन किसमें, 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अगर वो लिक्विड में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में डाटा डालेंगे, सीसी में डालेंगे। ठीक है, अगर वह किस में होगा, क्या कहते हैं, अगर वह लिक्विड क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में होगा तो मास होगा ग्राम में, अगर वह लिक्विड में होगा तो वहां पर लिक्विड में सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करें। ठीक है, तो खास कर मैक्सिमम जो होता है वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को ही लेके चला जाता है। अगर लिक्विड लिक्विड में रहता है तो फिर वहां पे दोनों में डाटा जो होगा वो सेम। क्लियर? चलिए
अब इसका तीसरा टर्म आता है, हम परसेंट बाई मास सीख लिए, परसेंट बाई वॉल्यूम सीख लिए, क्योंकि बेटा हम छोटे छोटे टर्म जो हैं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तीसरा टर्म है वह है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक है, देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्यूम इज डिफाइंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्यूम, sorry, the strength of the solution is defined as number of gram of solute, number of gram of solute, number of gram of solute dissolved per liter of solution। डिफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम। क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेटा डिफिनीशन फॉर्मूला जरूर याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब आपको बता दे कि आपको कभी भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद चौथा टर्म लिखो, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा ये जो नीचे जो लिख रहे हैं ना डाट, ये यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जामों में डाटा जो डाली जाती है वह अक्सर यूनिट चेंज करती जाती है, कहीं डेसीलीटर, कहीं सेंटीलीटर, कहीं मिलीलीटर, कहीं डेकालीटर। ठीक है, पढ़े हो ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर या किलोलीटर, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। आप इस चीज को जैसे हम बोल रहे हैं ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक है, इस तरह से याद रखना, मिली सेंटी डेसी जो मीटर पढ़े वहां लीटर पढ़ लो। अगर यूनिट आपको क्या करते हैं लेंथ मेजर करने में है तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, मीटर में आया तो अगर लिक्विड मेजर है तो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, आ जरा गौर से समझिए, जो मोलरिटी है, अब जो नंबर ऑफ मोल होता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला हमको मोलरिटी का मिल गया, हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हो। भाई मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल के बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये ना होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। तो यहां क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और बटे में हम इस नंबर ऑफ मोल को लिखें, और यहां क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकते हैं। बेटा अगर बताओ इसी को हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट जब भी लेंगे किस में लेंगे, इन ग्राम, जो कि जनरली यूनिट होती है वो ग्राम में होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम बटे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा इसके नीचे क्या है, वन, ये बड़ा वाला बट्टा है, इसके नीचे जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
लिख सकते हैं। मतलब इसी को हम लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इनटू क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो बेटा आप देखोगे तो इसको हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वह स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, स्ट्रेंथ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो यहां पर ये जब हम हाई स्कूल जब 11 12 में रहते हैं तो बहुत बार पूछा जाता है कि मोलरिटी में और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है, मोलरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया कि मोलरिटी का एक नया डिफिनेशन निकल कर आया कि मोलरिटी जो होता है स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट होता है। ठीक है। तो यहां से एक नए डिफिनेशन हम लोग निकाल कर लाते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ मोलरिटी का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, या स्ट्रेंथ अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप निकाले जाते हैं फॉर्मूला में। तो इन छोटे छोटे चीजों पर आप जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, बनाइए। ठीक है। अब बेटा अगर यूनिट की बात करो, जो स्ट्रेंथ होता है उसकी यूनिट क्या लिखोगे, जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये क्या है, ये ग्राम में है और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो ये यूनिट होता है ग्राम पर लीटर अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट किस में, ग्राम में। ठीक है। तो यूनिट को आप जरूर ध्यान में रखना क्योंकि यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर हम कहें एक टर्म, आप ध्यान रखेंगे मोलरिटी जो है इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है। अगर हम एक डाटा कहें कि 0.5 मोलर, ध्यान रखें दो टर्म हम सीखेंगे, एक मोलर और एक होता है मोलर। तो 0.5 मोलर ये कैपिटल है और स्मॉल एम रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम में कभी भी मोलर और मोलर टर्म नहीं यूज होता है। ठीक है। वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से आप समझेंगे कि मोलरिटी है कि मोलरिटी है। ठीक है। तो 0.5 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसका मतलब क्या होता है कि एक सॉल्यूशन है, एक क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मोल जो है वो क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4। ध्यान रखेंगे अगर इसकी बात कह रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि 0.5 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में, जहां अगर 0.5 मोलर टर्म अगर दिया गया है तो उसका मतलब है कि 0.5 मोल H2SO4, 0.5 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं 0.5 मोलर। क्या नाम पढ़ेंगे इसको, मोलर, नॉट मोलल। ठीक है। तो जहां 0.5 एम कैपिटल एम H2SO4 है, इसका मतलब है कि 0.5 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो ये छोटा छोटा टर्म जो एग्जामों में यूज होते हैं इस पर आप विशेष फोकस करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद अगला टर्म है, हम लोग स्ट्रेंथ सीख लिए, इसके बाद हम सीधा लिखते हैं मोलरिटी। ठीक है। आपको एक टर्म और आपको हम बताएंगे अभी आगे कि आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मोलरिटी और मोलरिटी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा मोलरिटी है और कौन सा मोलरिटी है। ठीक है। तो एक टर्म आपको हम अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में। ठीक,
जो हमारे पास मोलरिटी होता है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, मोलरिटी। ये होता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखेंगे ये किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, और यहां होता है कि नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहां वेट जो होता है वो केजी में होता है। ठीक है, अब आपको एक और यहां से सीखते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर इसमें ग्राम लिखना होगा तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? अब जब आप इसी को नंबर ऑफ मोल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेट लिखोगे ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसी को अगर स्ट्रेंथ के टर्म में लिखना होगा तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोलरिटी को हम इसी के टर्म में, ये जो टर्म लिख रहा है 1000 नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यहाँ जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि स्ट्रेंथ में वॉल्यूम टर्म यूज होता है और यहाँ पे कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग मोलरिटी को खास करके स्ट्रेंथ के टर्म में बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ सीधा वॉल्यूम से रिलेटेड होता है और मोलरिटी जो मोलरिटी होता है वह वेट से रिलेटेड चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपॉन में क्या होता है, ध्यान रखेंगे वेट है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे चीज होते हैं जो कि उनके कंसेंट्रेशन पर, मतलब कि खास करके वो फिजिकल इफेक्ट पर जो होता है ना, फिजिकल इफेक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, फिजिकल इफेक्ट पर, फिजिकल इफेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। ये मेडिकल का, आईआईटी का, बच्चों का बीएससी नर्सिंग का, ये बीएससी का, ये क्वेश्चन मतलब पता है ना एकदम छीटा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट इफेक्ट ऑन द फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, उसमें ऑप्शन होता है मोलरिटी, उसके बाद आता है स्ट्रेंथ और आपका देता है नॉर्मेलिटी, ये सब क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहां जो है आप देखोगे उसमें आंसर जो होता है वो मोलरिटी होता है। आंसर क्यों? क्योंकि मोलरिटी जो है वेट पर है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे घटा दोगे तो वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर बताओ, सिंपल तरीका हम बताते हैं, अगर हमारा वेट मान लो अगर 65 kg है तो अगर हम कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो हम 65 kg के हैं। और क्या टेम्परेचर इस समय जो हम जो है, इस समय चूंकि आपको ही पता है कि हम इंडिया से नहीं बल्कि हम चाइना से आपको पढ़ा रहे हैं, तो चाइना में इस समय टेम्परेचर जो है, जिस सिटी में हम हैं उस सिटी में इस समय टेम्परेचर जो है -15, -18, -20 डिग्री है। तो आप कहोगे टी शर्ट पर क्यों है? क्योंकि रूम के अंदर है, रूम में जो होता है वो रूम हीटर लगा रहता है, चारों तरफ से फ्लोर हीटर है, नीचे फ्लोर गर्म है तो चारों तरफ से गर्मी है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बाहर आप देखोगे नज़ारा तो पूरा का पूरा स्नोफॉल हुए हैं, पूरा कमरा जो है मतलब रोड जो है पूरा सफ़ेद चादर है। ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री, -25 डिग्री, तो क्या हम रूम में हैं तो 65 kg के हैं और बाहर जाएंगे तो 65 kg से घट के जाएंगे क्या, 10 kg के हो जाएंगे? नहीं। तो टेम्परेचर जो फिजिकल फैक्टर होता है वहाँ प्रेशर, टेम्परेचर से वेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए फिजिकल फैक्टर पर मोलरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें वेट की बात होती है। तो इस चीज को क्वेश्चन आप देखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट इफेक्ट ऑन द फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, फिजिकल इफेक्ट में खास करके टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, तो इससे मोलरिटी पर किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि मोलरिटी जो होता है वह वेट को डिसाइडेबल फैक्टर होता है। वहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं क्यों, और बाकी जो मोलरिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, नॉर्मेलिटी होता है, यहाँ जितने भी हम लोग टर्म सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम सीखते हैं और जहाँ वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम जहाँ होगा वो उसको जब हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिवर्तन आ सकता है।
ठीक है, पानी है, गर्म करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वहाँ वॉल्यूम जो पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वेट पर किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मोलरिटी जो होता है वो फिजिकल फैक्टर पर अनइफेक्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये एक नई मोलरिटी की डिफिनेशन होती है। मोलरिटी। अब बेटा देखो एक टर्म और एक जगह कंफ्यूजन होती है, क्या पहले इसको समझाते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहा एक मिनट मोलरिटी कहां से इक्विवेलेंट वेट आया, सॉरी मोलरिटी में इक्विवेलेंट वेट कहां से आया, मोलरिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तुम सोचो पड़ेगा, यहाँ पे तो आ गया हमारे पास पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट और इनटू क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को हम तोड़ेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को तोड़ेंगे जो नंबर ऑफ मोल है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इनटू क्या अपॉन में क्या है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो उसको हम लोग क्या किए पर 1000 ग्राम ऑफ कह सकते हैं ना कि ये सॉल्वेंट है। कैसे कह रहे हैं बेटा देखो, यहां इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल को हम लिख सकते हैं क्या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अपॉन में क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या अगर ग्राम है तो यहां 1000 लिखे, तो इससे हमने कहा इसको हम जो लिखा है कहा ना कि 1000 ग्राम में 1000 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट क्या है डिजॉल्व है, तो ग्राम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखते हो, सॉरी इसको नहीं, इसको लिखोगे क्या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 और नीचे क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या चीज सॉल्वेंट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है, इतने को टर्म को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो यहां लिखा ना कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या प्रेजेंट इन नॉट डिजॉल्व प्रेजेंट लिख सकते हो सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हो गया, अब बच क्या गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। बेटा इक्विवेलेंट की जो कंसेप्ट आती है वो नॉर्मेलिटी में आती है, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी हम लोग सीखेंगे तो वहां हम लोग स्ट्रेंथ के साथ इक्विवेलेंट को अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहां से आ गया मोलरिटी। अब एक टर्म होती है कंफ्यूजन होती है कि कहां पे हम जो है मोलरिटी यूज करेंगे, मतलब कि कहां पे वेट यूज करेंगे और कहां पे वॉल्यूम यूज करेंगे। तो आपको बताएं मोलरिटी में और मोलरिटी में बड़ी बेसिक अंतर है, इसमें 2 L है और इसमें 1 L है, यहां 2 L है और इसमें 1 L है, इसका मतलब कि इसमें एक और L मिलेगा तब इसमें दोनों L बराबर हो जाएंगे। समझ रहा है, यहां मोलरिटी में 2 L है, यहां पर 1 L है, तो अगर इसको 1 L और मिल जाए तो ये 2 L हो जाएगा ना, यहां पर ऑलरेडी 2 L है, मतलब इसमें 1 L और चाहिए। 1 L कहां से मिलेगा, वो मिलेगा वॉल्यूम इन लीटर, मतलब जो 1 L है जो इसको मैनेज करना वो वॉल्यूम से आएगा, मतलब कि मोलरिटी में नीचे जो होगा वो वॉल्यूम होगा, मोलरिटी में नीचे जो होगा वो वॉल्यूम होगा, और मोलरिटी में जो नीचे होगा वो कैसा होगा वेट होगा। ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो है सेम होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी में भी होता है और नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो मोलरिटी में भी होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है कि किसके नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा
और किसके नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में होगा, जिसमें एक एल की कमी है, यानी कि मोलरिटी में जो होगा वो वॉल्यूम होगा, और मोलरिटी में ऑलरेडी 2 एल आ चुका है तो वहां एल की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीख गए। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म हम और डिसाइड कर देते हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। फिर हम आज की क्लास यहाँ रोकेंगे। अगले क्लास में हम सीखेंगे मोल फ्रैक्शन, और अगले क्लास में मोल फ्रैक्शन के बाद हम इस पर कराएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल आप जरूर करिएगा, हम आपको पूरा एक लेक्चर न्यूमेरिकल पर डालेंगे। ठीक है, और लेक्चर के बाद आप भी साथ साथ में करिएगा। अब इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगला टर्म क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ पर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो इसमें वॉल्यूम आ गया, मतलब ये भी फिजिकल फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर इसी को स्ट्रेंथ में लिखेंगे तो लिखते हैं इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप ये जो है आपका नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहा जाए कि अगर मान लो कि 1 नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो क्या करता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है, 1 नॉर्मल का मतलब होगा क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो उतना ग्राम डिजोल्व होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 नॉर्मल का मतलब होता है 1 इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम कितने के बराबर, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और फिर उसके बाद इससे हम लोग निकालेंगे कितना वो इतना 1 लीटर में डिजोल्व होता है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, स्ट्रेंथ, ये सब हम कंसेप्ट सीख लिए। अगले जो क्लास हम सीखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप होता है, और फिर हम मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, उसमें हम एक पार्ट पर मिलियन का भी कंसेप्ट आएगा उसको भी बता देंगे। ठीक है, और फिर उस सारे कंसेप्ट पर हम लोग नॉर्मेलिटी जो हमारा था कितना था, 6 नंबर टर्म था। ठीक है, 7वां टर्म होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन, 8वां टर्म होगा पार्ट पर मिलियन का ppm जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ये सब आपका 12th का कंसेप्ट है। हम इस कंसेप्ट को पर क्या करेंगे, अगला क्लास जो होगा पहले हम मोल फ्रैक्शन बताएंगे, मोल फ्रैक्शन के रिलेशन के बाद हम उसके बाद पूरी लेक्चर में न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कुछ देंगे भी, आप घर पे भी करिएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, राउल्स लॉ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन की पहली क्लास, आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।